नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो ऊंचाई और दूरी है। कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम इसमें उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में और इनसे संबंधित कुछ मुख्य प्रश्नों का है वो अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण आखिर क्या चीज़ होती है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को ध्यान रखें उन्नतांश कोण भी कहा जाता है। ध्यान रखें उन्नयन कोण भी कह सकते हैं और इसे उन्नतांश कोण भी कहा जाता है। ध्यान रखिए या उन्नयन में यदि मैं संधि विच्छेद कर दूं, संधि विच्छेद यदि किया जाए तो ये बनेगा उत प्लस नयन। ध्यान रखें उन्नयन में बन गया उत प्लस नयन। अब आप कहोगे सर गणित के साथ आप हिंदी पढ़ा रहे हो हमें। देखिए भाई हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी नहीं आती मुझे इतनी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। उत नयन, तो नयन का मतलब आंखें, आंखों पे ध्यान रखो भैया। तो नयन का मतलब आंखें हैं, तो उन नयन का मतलब होता है कि जब अपनी आंखों की जो नज़र है, दृष्टि रेखा है, वो आंखें ऊपर की ओर हो और दृष्टि रेखा में जो है दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ जाती है, तो उस समय जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। कैसे देखिए, यानी इसमें यह तय हो चुका है कि आंखें नीचे की ओर झुकी हुई नहीं होगी, आंखें हमेशा ऊपर की ओर उठी हुई होगी, नजरें हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। चलिए कैसे देखिए, मान लीजिए हम कहीं पे भी खड़े हैं, मान लीजिए ये जमीन है या सड़क है, कुछ भी है और यहाँ पे हम खड़े हैं। ध्यान रखें इस प्रकार से हमने क्या किया, किसी को बिंदु के रूप में व्यक्त कर दिया है। ये मान लीजिए हम हैं यहाँ पे, तो हम जहाँ हैं हमारी आंखें भी वही रहेगी और फिर क्या करेंगे, उन्हीं आँखों से, ये ध्यान रखें ये अपनी जो आँख है उन्हीं आँखों से हम ऊपर की ओर देखते हैं किसी भी वस्तु को। अब कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कैसे देख सकता हूँ, यानी हो सकता है यहाँ कोई मकान या भवन है उसके शिखर को देख रहा हूँ, या कोई खंबा है उसके शिखर को देख रहा हूँ, या कोई टावर है और उसके टावर के शिखर को देख रहा हूँ। तो जब भी आंखें इसकी इस तरह से ऊपर की ओर देखती है तो ये जो अपनी रेखा है इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। ध्यान रखें ये दृष्टि रेखा है, अपनी नज़र है, और ये जो दृष्टि रेखा है और अपनी आंखें जहाँ पे थी वहाँ से याद रखें या तो ज़मीन या फिर, ये ध्यान रखें अब सुनिएगा बात ध्यान से, या तो ज़मीन या फिर इसी ज़मीन के भूमि के समांतर कोई रेखा जरूर खींचनी है। ध्यान रखें जहाँ पे अपनी आंखें हो, जहाँ पे हम खड़े हो जाएं, अपनी आंखों से, जहाँ अपनी आंखें हैं उन आंखों से एक ऐसी रेखा हमें खींचनी है। अगर वो भूमि खुद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूमि नहीं है तो वो रेखा भूमि के समांतर होनी चाहिए और जिसे हम आधार मानेंगे। ध्यान रखें ये क्या रहेगा, ये दृष्टि रेखा रहेगी जहां हम नजर देख रहे हैं। और ये तय हो गया, उन्नयन में आंखें हमेशा ऊपर की ओर ही उठी हुई होती है और उन्हीं आंखों से एक ऐसी रेखा जो आधार का काम करेगी, या तो ये भूमि होगी या फिर भूमि के समांतर ही कोई रेखा होनी चाहिए जहां अपनी आंखें हैं। चलिए आंखों से ये आधार हो गया, आंखों से ये दृष्टि रेखा हो गई। अब जिस बिंदु पे अपनी आंखें हैं, इस बिंदु पे अपनी आंखें देखिए, जिस बिंदु पे अपनी आंखें हैं वहीं पे जो कोण बनेगा उसे ही उन्नयन कोण का नाम दिया गया है। ध्यान रखें तो कोई क्या करता है, ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, ये देखते हैं उन्नयन यानी ऊपर की ओर, क्या देखते हैं ऊपर की, और वो ये क्या करते हैं यहाँ बनाने की बजाय या ऊपर की तरफ कोण बना देते हैं। देखिए कोण देखना जरूर ऊपर है, उन्नयन मतलब देखना ऊपर है, लेकिन कोण ऊपर नहीं बनेगा। कोण कहाँ बनेगा, जहाँ अपनी आंखें हैं, और आंखें कहाँ पे होगी, नीचे, क्योंकि आंखें नीचे होगी तभी वो आंखें ऊपर की तरफ है वो देख पाएगी। तो देखना ऊपर है लेकिन आंखें जहाँ हैं वही कोण बनाना है, तो दृष्टि रेखा के साथ इस आधार का होना भी बहुत जरूरी है। चलिए ये हो गया अपना उन्नयन या उन्नतांश कोण। तो अब देखिए अवनमन कोण क्या चीज है। अवनमन, देखिए अव का मतलब ये नमन, नमन यानी नमस्कार करता, या नमन जब नमस्कार करते हैं अपने गुरु को या किसी बड़े सज्जन व्यक्ति को हम नमस्कार करते हैं तो उसके सामने हम आंखें उठाकर नहीं रखते, आंखों को नीचे झुका कर रखते हैं। यानी अवनमन जो कोण बनेगा वो कब बनेगा, जब अपनी आंखें नीचे की तरफ झुकेगी। मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में हम किसी न किसी ऊपरी स्थान पर खड़े रहते हैं। ये जरूर ध्यान रखें
हैं, या हम क्या क्या होगा इस कंडीशन में, हम किसी ऊपरी स्थान पर खड़े रहेंगे, किसी भवन के ऊपर, टावर के ऊपर या किसी ऊंचे स्थान पर हम खड़े रहेंगे और फिर देखेंगे कहाँ, नीचे की तरफ। अब नमन नमस्कार करते वक्त अब आंखों को नीचे की तरफ झुकाना है। अब जरूर ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हम जिस भवन या जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ये जमीन पर खड़ी होगी, ये अपनी हो गई जमीन। अब ध्यान रखिएगा आराम से क्या करना है। अब अपनी आंखें यहां है, ध्यान रखें, यहाँ आंखें नीचे थी, देख ऊपर रहे थे, यहाँ आंखें ऊपर है और देख कहाँ रहे हैं, नीचे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि दृष्टि रेखा के साथ साथ, ये ध्यान रखें दोस्तों, ये हो गई दृष्टि रेखा, नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो दृष्टि रेखा हो गई। लेकिन दृष्टि रेखा जहां से शुरू हो रही है, वहीं पे एक ऐसी रेखा हमें मन से खींचनी है जो या तो भूमि ही होना चाहिए, और अगर वो भूमि नहीं है तो फिर भूमि के समांतर ही कोई काल्पनिक रेखा जिसे आधार माना गया है वो होनी चाहिए। तो चलिए, आंख यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी आंख नहीं है, आंख यहाँ है, तो यहाँ से हम एक काल्पनिक आधार भी खींच लेंगे। ध्यान रखिए, ये हो गया अपना कौन, काल्पनिक आधार, जिसे मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काल्पनिक आधार जो है या तो भूमि होगी या भूमि के समांतर ही कोई रेखा होगी। तो आंख जहाँ पे है वहाँ से ये आधार मान लिया, फिर उस आधार के और जो दृष्टि रेखा चल रही है उसके बीच में ही अवनमन कोण होता है, ये ध्यान रखना है, ये होता है अवनमन कोण। तो कोई क्या करता है कि अवनमन कोण जैसे ही आया, वो कोण क्या करते हैं, जिस भवन पर या खड़े हैं ना, वहां से दृष्टि रेखा आई, उसके बीच में अवनमन मान लेते हैं। ये अवनमन कोण अपना गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसा आपको नहीं मानना है। तो दृष्टि रेखा ये मानना है, काल्पनिक आधार जरूर मानना है हमें, जिसे हमें आधार कहना है, और इन दोनों के बीच में ही अवनमन कोण बनता है। अब एक छोटी सी बात है 7वीं क्लास की, क्या है देखिए, तो ये जो काल्पनिक रेखा हमने जो आधार खींचा और ये जो भूमि खींची, मैंने अभी बताया ना कि वो हमेशा समांतर ही होती है। तो अगर ये दोनों समांतर है तो ये जो दृष्टि रेखा है इसे हम क्या मान सकते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। और ऐसी कंडीशन में जब ध्यान रखें, जब दो समांतर रेखाओं से कोई एक तिर्यक छेदी रेखा गुजरती है और ABCD के अपने Z जैसी आकृति बनती है, ध्यान रखिएगा, Z जैसी इस प्रकार से आकृति बनती है, तो Z के अंदर जो कोण बनते हैं वो दोनों ही कोण बराबर हो जाते हैं। यानी ये देखिए, Z का जो ये कोना है, इस कोने के अंदर ये कोण बना अवनमन कोण, और वापस ये भी Z का दूसरा कोना नीचे वाला है, वहां पे भी कोण बन गया। ऐसी कंडीशन में ये दोनों ही कोण बराबर हो जाते हैं दोस्तों। यानी अवनमन में यहाँ जो भी कोण आएगा उस कोण का मान हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ रख देंगे, जो भी मान इसमें आएगा। अब ये दोनों समान क्यों होते हैं, तो 7वीं क्लास में इस प्रकार के कोण युग्म को जो नाम दिया गया था वो था अंतः एकांतर कोण युग्म। ये 9th क्लास में भी था और ध्यान रखें 7th क्लास में भी था। तो यानी 10वीं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी होना चाहिए। अंतः एकांतर कोण युग्म इसका नाम था, और इसी वजह से ये दोनों कोण है वो बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि अवनमन कोण आता है, वो यदि इस त्रिभुज से बाहर की ओर चलता है तो उसे हम अंदर की तरफ लाएंगे, फिर इन प्रश्नों को सरल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, उन्नयन और अवनमन कोण का ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अब चलिए बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, विविध प्रश्नमाला 8 का आज हम दूसरा प्रश्न करते हैं। अब आप कहोगे सर पहला प्रश्न तो हमें करवाया नहीं, तो देखिए दोस्तों, हम आपको वही प्रश्न करवाएंगे जो किसी तरह से समान दिखाई देते हैं। और ये जो पहला प्रश्न जो है या इस प्रकार के जो भी प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, ये प्रश्न करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित हमने त्रिकोणमिति जो पढ़ी थी, उस त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, उन सब की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पहले उन वीडियोज़ को आप देखें और फिर इन प्रश्नों को करने की है वो कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। क्या करना है, मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान रखें सबसे पहले क्या बात हो रही है इसकी, मीनार की। मीनार कह दो, भवन कह दो, टावर कह दो, खंबा कह दो, कुछ भी कह दो, ये इस प्रकार से ही बनाना है। यदि पेड़ कह दे तो भी हमें ऐसे ही बनाना है, ध्यान रखें। चलिए, मीनार के पाद बिंदु से, अब देखिए पाद बिंदु कहाँ होता है, पाद का संस्कृत में पाद होता है लेकिन हिंदी में इसे पैर कहते हैं, ध्यान रखें। और पैर हमेशा नीचे की तरफ, यानी ये हो गया पाद बिंदु, ध्यान रखें। मीनार के पाद बिंदु से
से, मीनार का ये पाद बिंदु है दोस्तों। और क्या करना है फिर इस पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, फिर यहाँ से हमें 100 मीटर दूर जाना है और दूरी जो होती है वो हमेशा ज़मीन पर मापनी है, इस प्रकार से ध्यान रखें। चलिए तो कितने मीटर दूर चले गए हम, 100 मीटर। जैसे ही 100 मीटर गए, मान लीजिए यहाँ आ गया 100 मीटर। अब आगे देखिए 100 मीटर की दूरी से उसके 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर, अब ये मीनार दिख रहा है, ये मीनार का पाद बिंदु, इसे कहते हैं मीनार का शिखर। अब देखिए क्या लिखा है, 100 मीटर की दूरी से, ये शब्द आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, से, जिस बिंदु पर जाकर जिसमें से आ जाए हमें वहीं से दृष्टि रेखा शुरू करनी है, ये जरूर ध्यान रखें। अगर यह ऐसा होता कि मीनार के शिखर से, तो शिखर से शुरू करते और फिर दृष्टि रेखा बढ़ाते। यहाँ लिखा है 100 मीटर दूरी से, तो 100 मीटर दूरी चले गए, फिर यहाँ से, तो शुरू यहाँ से करेंगे और क्या लिखा है, शिखर का, जिसका भी कहा उस तरफ जाएंगे। तो याद रखें हमने शुरुआत यहाँ से की है दोस्तों, और ऊपर की तरफ देखा है, तो अपने आप ये कौन सा कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण। और वो कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री यहाँ पे कोण हो गया। तो चलिए क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ये मीनार की ऊंचाई है, नहीं, ये रही मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई ही हमें ज्ञात करनी है। अब क्या करना है, देखिए ये डायग्राम तैयार करने के बाद में दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि इसमें जो ये त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। मतलब ये कि ऊंचाई और दूरी प्रश्न से संबंधित जितने भी हम प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे, उन सब में ये समकोण त्रिभुज ही बनने वाला है दोस्तों। और समकोण त्रिभुज जैसे ही बनता है, उसमें ये जो 3 भुजाएं यहाँ पे है, इन तीनों भुजाओं में से ये देखना है कि इस प्रश्न में कौन सी भुजा का जिक्र हुआ है। तो एक ये नीचे वाली भुजा और एक इस भुजा का जिक्र हुआ है। इस कर्ण का कोई जिक्र नहीं। जो न्यून कोण प्रश्न में दे रखा हो उसके सामने वाली भुजा को लंब नाम दिया जाता है और शेष भुजा को आधार नाम दिया जाता है। मतलब यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा का जिक्र हो रहा है, लंब का और आधार का जिक्र हो रहा है। और इन्हीं दोनों से हमें एक अनुपात तैयार करना है दोस्तों। एक लंब हो गया, एक आधार हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए वही पहले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, ABC। जो प्रश्न में दिया है वो यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मीनार के पाद से उस बिंदु की दूरी, जिस बिंदु का जिक्र यहाँ पे हुआ ना, उस बिंदु की दूरी, वो दूरी कितनी है, देखिए दोस्तों वो है 100 मीटर। फिर देखिए हाँ, उस बिंदु से, जो बिंदु 100 मीटर दूर है ना, उसी बिंदु से शुरू करनी है कौन, दृष्टि रेखा से शिखर का उन्नयन कोण। कहाँ जाना है, शिखर पर जाना है अभी। तो शिखर का ये उन्नयन कोण वो कितना दे रखा है यहाँ पे, देखिए 60 डिग्री, और उसे थीटा से व्यक्त करना है। ध्यान कोण को किससे दर्शाना, थीटा से। फिर क्या करना है, जो भी त्रिभुज का नाम आपने रखा, ABC, PQR जो भी रखा, वो त्रिभुज है वो हम यहाँ लिखेंगे। त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। जिन जिन भुजाओं का जिक्र हुआ उनका हमें यहाँ पे अनुपात लिखना है, जो अनुपात हमने पहले समझा दिया है। और उन सब की वीडियो हम नीचे लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर देखें। चलिए तो लंब और आधार की बात हो रही है, तो ये बनेगा अनुपात, बनेगा लंब बट्टे आधार। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात है, जिसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और इस प्रकार से ये बनेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा, tan थीटा। तो लंब बटे आधार बराबर हो गया tan थीटा। अब लंब और आधार का रखेंगे मान रख दो, पहले नाम रख दो। चलिए नाम रखेंगे तो AB और क्या हो जाएगा, BC, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीधा रखते हैं, H यहाँ रखते हैं और आधार की जगह पे 100 लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा है, वहाँ tan का tan, लेकिन थीटा का मान हमें प्रश्न में कितना दिया गया, 60 डिग्री। यानी थीटा ये जो कोण है ना, ये कोण यहाँ आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, H बट्टे हो गया 100, वापस लिख देते हैं, बराबर का बराबर लिखते हैं। tan 60 डिग्री, ये ध्यान रखिए कि 60 डिग्री जो है वो क्या है, विशेष कोण है। और जब भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के पीछे इस प्रकार से विशेष कोण आता है, तो विशेष कोणों की मान सारणी हम कर चुके हैं। उन सब की वीडियो मैंने पहले बताया आपको, नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो देख लें। चलिए तो tan 60 का जो मान होता है वो मान होता है √3। अब क्या करेंगे, बट्टा में 1 मन से मान सकते हैं। अब गुणा करते हैं, वज्र गुणन करते हैं, तो ये 100 यहाँ चला जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, H बचेगा। देखिए
h यहाँ पे जैसे ही बचेगा, या नीचे जगह नहीं है, मैं पास में अगर लिख रहा हूँ, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये h बराबर ये 100 को यहाँ गुणा करेंगे तो 100 ये √3 आ गया। ये देखिए 100 √3 जो आया है इसमें मीटर लिखा हुआ है, तो इसके पीछे भी हम क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। यानी h बराबर 100 √3 मीटर, ये जो उत्तर आया है वो सही है। इसे हम मीनार की ऊंचाई कह सकते हैं, ये मीनार की ऊंचाई हो गई है। लेकिन दोस्तों अगर रूट में आपको नहीं चाहिए उत्तर, के नहीं सर हमें √3 में समझ में नहीं आया, तो फिर क्या करना है आपको ऐसी कंडीशन में कि 100 का यहाँ 100 रखेंगे, यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह, √3 का मान आपको याद करना पड़ेगा कि √3 जो होता है उसका मान 1.732। वैसे अगर इसका देखा जाए तो वो मान जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या के हिसाब से होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन अपनी सुविधा के लिए √3 का मान हमें ये दिया गया है 1.732। यही मान हमें यहाँ रखना है और आगे इसे ज्ञात करना है। चलिए 0.732 लिख दिया। दशमलव को जैसे ही हटाएंगे बट्टा में क्या लग जाएगा 1000, क्योंकि दशमलव के पीछे 3 अंक, बट्टा में 1000 लगेगा। ये 2 0 से ये 2 0 काट लिए। वैसे अगर है ना, अगर ये अपरिमेय संख्या के हिसाब से अगर लिया जाता और दशमलव के बाद अंक कभी समाप्त ही नहीं होते तो हम इस प्रकार से इसे भिन्न नहीं बना पाते, लेकिन ये हमारी केवल सुविधा के लिए लिया गया है। ये हो गया। फिर 1 को गुणा करेंगे, यही रहेगा 1732, 1 कम 1732, बट्टे में क्या है 10। अब सोचिए जब ये 1000 लगाया तो दशमलव के पीछे 3 अंक थे, अब बट्टा में कितना है 10, मतलब दशमलव के पीछे केवल 1 ही अंक है। ये 10 बच गया, इसलिए दशमलव वापस लगाएंगे तो 173.2 पीछे लगाएंगे मीटर। तो ये जो अब अपना आया है वो इस मीनार की हो गई ऊंचाई। तो ध्यान रखें, मीनार की ऊंचाई 100 √3 मीटर लिखेंगे तो भी सही, और 173.2 मीटर लिखेंगे तो भी सही। अगर आपका ऑप्शन का कोई सवाल है और उस ऑप्शन में ABCD बना के दिया गया है, उसमें अगर ये सही लिखा है, ये अगर है तो इसको सही कर दें, ये लिखा है तो इसे सही कर दें। लेकिन अगर आपका ऑप्शन वाला प्रश्न नहीं है और इस प्रकार से दिया गया और अब आपको पूरा हल करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अपनी एक निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए हमें इसे दशमलव यानी √3 का मान रख के आगे सरल करना चाहिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपका जो यहाँ पर प्रश्न आएगा उसमें या तो √3 आएगा या फिर √2 आएगा, इसलिए √3 आए √3 का मान रख दें, √2 आए तो √2 का मान है वो रख दें, क्योंकि इससे आगे √5 या √7 इस प्रकार के हमारे प्रश्न है वो आने वाले है नहीं, क्योंकि उस प्रकार के प्रश्न हमारे कोर्स में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, देखिए 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़ते हैं कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। क्या ध्यान रखें, जो सीढ़ी हमें दी गई है वो सीढ़ी कभी इस प्रकार से सीधी नहीं होती, वो इस प्रकार से तिरछी होती है, लेकिन वो कहाँ पहुंचती है, दीवार के शिखर तक। ध्यान रखें, ये दीवार जो बनाएंगे वो सीधी बनाएंगे और ये जो सीढ़ी है वो इस प्रकार से है, वो दीवार के शिखर तक पहुंच जाएगी। ये हो गई अपना भूमि वाला भाग, इसे हम दर्शाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, क्या ये सीढ़ी है, नहीं, ये है सीढ़ी जो 15 मीटर लंबी है दोस्तों। चलिए आगे, तो वो क्या करती है, दीवार के शिखर तक पहुंच जाती है। देखिए दीवार का शिखर है, वहाँ पहुंच गई है। यदि सीढ़ी, यहाँ ध्यान रखिए, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, देखिए ये जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ रखेंगे। अगर ये ऐसा बोला होता कि सीढ़ी जमीन के साथ कोण बनाती है तो यहाँ रखते, लेकिन सीढ़ी ने दीवार के साथ कोण बनाया, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपको, और हमें पता है, मैंने बताया अभी आपको कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखें, करना कैसे इस प्रश्न को, वही काम अपना रहेगा कि उस न्यून कोण जहां पे भी दिया गया है उस हिसाब से हमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं बतानी है कि कौन सी भुजा क्या होगी। समकोण के सामने हमेशा कर्ण ही होता है, ये बात फिक्स है। चलिए ये तो जो 15 मीटर दिया गया है वो कर्ण हो गया। चलिए आगे, 60 डिग्री ये न्यून कोण यहाँ पे दे रखा है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे कौन दे रखा है, जो भी न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा को ही लंब नाम दिया जाता है और शेष जो बच जाए उसे आधार नाम दिया जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सीढ़ी की
लंबाई दी गई है, हमें दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब इस प्रश्न में इस लंब का कोई जिक्र नहीं है, यानी हम क्या लेंगे, आधार और लेंगे कर्ण। चलिए प्रश्न में जो दिया गया उसे लिखते हैं वापस। सबसे पहले बताइए CD की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो CD की लंबाई अपनी हो गई 15 मीटर। फिर उसके बाद देखिए ये जो CD है, CD द्वारा दीवार के साथ बनाया गया कोण, ये जो कोण है उसे थीटा से दर्शाएंगे और वो हो जाएगा 60 डिग्री। फिर इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया ABC, त्रिभुज ABC में वही अपना काम, हमें केवल अनुपात बताना है। तो चलिए इसमें कौन कौन सी भुजाओं को अनुपात करेंगे, लंब का कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं कोई कि सर इतनी देर तो हमने इसको लंब माना था, अब आपने इसको आधार मान लिया। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो न्यून कोण होते हैं, जो भी न्यून कोण दिया गया हो उसके सामने ही लंब होता है। तो 60 डिग्री यहाँ पे है ना, तो इसके सामने ये होगा, ये भुजा लंब का काम करेगी, ये भुजा आधार का काम करेगी। कर्ण फिक्स ही होता है कि समकोण के सामने ही कर्ण होगा। तो चलिए इसमें आधार और कर्ण का जिक्र है, आधार को और कर्ण को लेकर बनाएंगे तो ये बन जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और आधार बट्टे कर्ण होता है, ध्यान रखें दोस्तों, cos थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार का जो भी मान या जो भी नाम हमने रखा हो, यानी यहाँ पे AB लिखेंगे तो भी सही, लंबाई है सॉरी ऊंचाई है तो इसको H लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कर्ण, यहाँ पे कर्ण कौन है, AC, और मान कितना हो गया 15, ये रख दिया 15। कॉस को कॉस रखेंगे और थीटा का मान प्रश्न में देखा तो 60 डिग्री, ये कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा वो लिख देंगे। तो H बट्टे हो गए 15 बराबर कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/2। ये मान कैसे याद रखना है उसके लिए हमने वीडियो पहले बना दी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब H का मान करेंगे तो क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो H बराबर क्या रहेगा, देखिए 15 नीचे से हटाया, वो जाएगा ऊपर और ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। 15 को 1 से गुणा किया, 15 एकम 15 और बट्टा में 2 तो है ही। अब बट्टा में 2 है, इसमें रूट का कोई झंझट नहीं है, रूट यहाँ कहीं पे आया नहीं है तो रूट को देखेंगे ही नहीं। 2 का भाग 15 में देना, 15 में देना का मतलब है आधा करना। याद रखें जब भी बट्टा में 2 आए तो उसे 2 का यदि आप पहाड़ा बोल के भाग देते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट्टा में 2 को यदि आप डायरेक्ट करते हो तो इसका मतलब है आधा। 15 का आधा कर दो, वही इसका बट्टा 2 हो जाएगा। 15 का आधा होता है 7.5। ये ऊंचाई जो है वो H आ गई 7.5। इसे हम लिखेंगे कि अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। यहाँ पे अंडररूट का या रूट का कोई झंझट नहीं था। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, देखिए कि 10 मीटर ऊंची मीनार, ध्यान रखें 10 मीटर ऊंची मीनार है तो ये ऊंचाई इस प्रकार से बनाएंगे। 10 मीटर ऊंची लिखा है तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई। आगे मीनार के शिखर से, अब देखिएगा 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, यहाँ आया से, ध्यान रखिए यहाँ से आ गया है, यहाँ से आया। अगर यहाँ से ऊपर देखा तो उन्नयन होगा, लेकिन नीचे देखा तो अवनमन ही होगा। देखिए क्या लिखा है, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु। अब पृथ्वी यानी जमीन, और जमीन पर एक बिंदु ले लिया दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आ गया, यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, जमीन पर लगा एक बिंदु। और क्या लिखा है कि शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन, यानी यहाँ से शुरू करके हमें ये बिंदु देखना है, नीचे की तरफ देखा तो अवनमन ही बनेगा। यानी अपनी आंखें यहाँ हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जहाँ पे आंखें हो वहाँ पे दृष्टि रेखा के साथ साथ आधार का होना जरूरी है, जो या तो भूमि होती है या भूमि के समांतर कोई काल्पनिक रेखा होती है। तो चलिए ये काल्पनिक रेखा यहाँ आएगी और इस काल्पनिक रेखा को आधार मानकर जो दृष्टि रेखा होगी उसी के बीच अवनमन कोण बनेगा। वो बन जाएगा कितने डिग्री, 30 डिग्री का। और यही अवनमन कोण अंत एकांतर कोण युग्म की वजह से ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे और हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। अब हमें ये बार वाला झंझट याद रखने की जरूरत नहीं है, अपना जो अभी प्रश्न था वही प्रश्न बन चुका है। अब करना क्या है, देखिए कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी, ये रहा बिंदु, ये रहा मीनार। मीनार के आधार से, ध्यान रखें ये मीनार है तो इसे मीनार का ये जो नीचे वाला बिंदु होगा इसे पाद बिंदु या फिर मीनार का आधार कहते हैं। देखिए त्रिभुज का आधार नहीं है, मीनार का आधार बोला है।
तो मीनार के आधार से ये उस बिंदु की दूरी बतानी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए त्रिभुज बन चुका है, नाम लिख देते हैं ए बी और यहाँ पे लिख दिया है सी। वही लिखने का तरीका, करने का तरीका, सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले प्रश्न में है मीनार की ऊंचाई। मीनार की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। चलिए आगे फिर क्या लिखा है कि मीनार के शिखर से भूमि के एक बिंदु कह दो, पृथ्वी के एक बिंदु कह दो, एक ही चीज है। भूमि के एक बिंदु का अवनमन कोण, और उस कोण को हम थीटा से दर्शाएंगे और जो हो जाएगा 30 डिग्री। और वही 30 डिग्री नीचे आ चुका है त्रिभुज के अंदर। अब चलिए सीधी बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज ABC में वही लिखने का तरीका जो दिया गया उसे, जो न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, शेष भुजा आधार होगी, जो समकोण के सामने है वो कर्ण होगी। लेकिन कर्ण का यहाँ इस प्रश्न में कोई जिक्र नहीं, ना पूछा गया है कर्ण का मान, ना इसमें कर्ण दिया गया है, तो कर्ण को छोड़ देंगे। बचा क्या है, लंब और आधार। जैसा अभी हमने इससे पहले नहीं, उससे पहले जो प्रश्न किया था उसमें हमने बताया था कि लंब और आधार जैसे ही आए वहाँ अनुपात बनेगा लंब बट्टे आधार। हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात करना है, जो जिन दो भुजाओं का जिक्र इस प्रश्न में किया गया है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। चलिए लंब का मान देखिए, लंब यहाँ पे कितना है, 10 दिया गया है तो 10 लिखेंगे। आधार दिया हुआ नहीं है तो आधार का नाम यहाँ पे BC मान लो तो BC लिख सकते हैं। x मानेंगे तो x लिख सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हैं, लेकिन मान कुछ भी इसमें दिया गया नहीं है। चलिए tan हो गया और थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री का मान देखिए 10 बट्टे BC होता है, ये रख दिया। tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा 1 बट्टे √3। फिर अब इनको कर देंगे क्या, गुणा। BC को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये BC एकम BC ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10 √3। और अभी मैंने आपको बताया था √3 आए तो उसका मान 1.732 आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए BC का मान रख देते हैं, यहाँ करते हैं तो 10 × 1.732, दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 1000 आएगा, फिर 1 0 से 1 0 कटेगा, वापस 2 0 के लिए वापस क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 17.32 ये मीटर आ जाएगा। ये क्या होगी कि उस मीनार के आधार बिंदु से फिर उस बिंदु के बीच की दूरी होगी 17.32 मीटर। दोस्तों अगर यहाँ √3 की जगह पे, और अपने कोर्स में कौन है, √2 है, वो होता तो यहाँ पे 1.414 ये जरूर मान याद कर लें। तो ये दो मान आपको याद करने की ज़रूरत है, √2 और √3। ये जो वीडियो है दोस्तों ये तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन इससे अगली जो वीडियो अपनी आने वाली है उसमें हम इसी विविध प्रश्नमाला के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे इन वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।